नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश टीजीटी टैट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आज हम करेंगे 2022 का टैट जो दिसंबर मंथ में हुआ था उसका पार्ट 1। चलिए फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंडियन प्रेसिडेंट हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर? इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा रह चुका है? ठीक, तो सबसे छोटा जो था मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि 1969 में उनकी डेथ हो गई थी और वो बने थे राष्ट्रपति 1967 से लेकर 1969 में। ठीक है, और वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई है ना, टेन्योर के टाइम में ही सबसे छोटा टेन्योर भी उन्हीं का ही है। ठीक, जब प्रेसिडेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे, मतलब एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पे। तो कौन आए थे? वीवी गिरी आए थे। वीवी गिरी जो थे वो आए हुए थे। ठीक, क्लियर है। और उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट भी अगर पोस्ट में ना हो तो प्रेसिडेंट के तौर पे कौन काम करेगा? एज एन एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर जो काम करता है वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन बने थे? हिदायतुल्लाह जो थे, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले जो कि एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया था। सॉरी, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, माफ कीजिएगा, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। चलिए देखिए फिर यहां पे नीलम संजीव रेड्डी हमने बात की पहले भी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे यंगेस्ट रहे हैं और निर्विरोध निर्वाचित जो हैं वो रहे हैं, मतलब उनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम ऐसे व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं और प्रेसिडेंट भी बने हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के तौर पर भारत में पोस्टेड थे। ठीक है ना, तो ये याद रखना आपने इनका। अगला क्वेश्चन हमारे पास 62nd, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर केम टू नोन एज कि मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो था उसका बाद में नाम क्या पड़ा था? तो देखिए इसकी स्थापना वैसे 1875 में की गई थी। ठीक है, 1875 में बहुत सारे थे पर लेकिन सैयद अहमद मेन जो हैं वो माने जाते हैं सैयद अहमद खान। ठीक है, जिनकी इसकी स्थापना की थी। बहुत सारे संस्थापक थे इस कॉलेज के। बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है, यूपी के अंदर है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी अगर हम बोलें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी तो 1920 में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और कॉलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली में है, दिल्ली में है ये, और इसकी स्थापना भी 1920 में ही हुई है। ठीक है, 1920 में सॉरी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु लेड द 1887 एडी रिवॉल्ट इन कानपुर? देखिए हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। 57 आएगा ये, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर की तरफ से कौन था? ठीक है, तो कानपुर की तरफ से तांत्या टोपे और नाना साहिब थे। मेनली तौर पे आप कौन करते हो? नाना साहिब। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहां थी? तो झांसी से थी। ठीक है, मियां वीर कुंवर सिंह कहां से थे? तो बिहार से थे। भाई लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी। ठीक, अगर हम फैजाबाद की बात करें कि फैजाबाद
तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक, ये फैजाबाद से थे। इलाहाबाद से कौन थे? तो इलाहाबाद से लियाकत अली, है ना, इलाहाबाद से या प्रयागराज से लियाकत अली। तो देखा था हमने। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहिब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है। रानी झांसी बाई जो थे वो कहां से थे? झांसी से थे, लक्ष्मीबाई जिनका नाम था। और बिहार से कौन थे? तो मियां कंवर सिंह, वीर कंवर सिंह जो थे ये बिहार से थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। लियाकत अली कहां से थे? तो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच गॉड द वर्ड पुरंदर हैज बीन यूज्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया था? तो देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इंद्र को, जो इंद्र देव है जिसको हम वर्षा का देवता भी बोलते हैं, उनको क्या है? पुरंदर शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना आपने। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट वेद है ये, है ना। इसमें 10 मंडल आते हैं, जिसमें से तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाता है। अच्छा, गायत्री मंत्र लिखा किसके द्वारा था? तो तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऋषि विश्वामित्र जो हैं उन्होंने जो है इसकी रचना की थी, ठीक है, विश्वामित्र। तो ये याद रखिए, वो गायत्री मंत्र भी इन्होंने ही लिखा था। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भाई गायत्री मंत्र जो है वो सावित्र मतलब सूर्य देव को समर्पित है, ठीक। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में आता है। दूसरा मंडल सबसे पुराना है। एक क्वेश्चन आता है, 10वें मंडल में पुरुषुक्त आता है। पुरुषुक्त के अनुसार सोसाइटी को 4 भागों में बांटा जाता था, ठीक है, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो उस तरह से बांटे गए थे। तो वो पुरुषुक्त 10वें मंडल के अंदर आता है, पुरुषुक्त, राइट। अच्छा, ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद के अंदर कितने हैं श्लोक हैं? 1028। और 10,642 क्या हैं? मंत्र हैं, ठीक है। कितने? 10,642 मंत्र जो है इसके अंदर। तो वो सॉरी उल्टा 462 मंत्र हैं, ठीक है। कितने मंत्र हैं? और ऋग्वेद का जो ज्ञान जिनके होता था उनको होत्र या फिर होत्री बोलते थे, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। बहुत बार हम बात कर चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है भाई? तो ज्वाइंट सिटिंग जो है हमारी ये कहां से बुलाई गई है? तो ज्वाइंट सिटिंग बोली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से हमने इसको कॉपी किया हुआ है। आर्टिकल 108 है। किन सिचुएशन में ये बुलाई जाती है? जब डेड लॉक लग जाता है। किसमें? बिल में। डेडलॉक बिल में लगेगा। क्या लगता है डेडलॉक? तो भाई डेडलॉक में जबकि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पारित करने के लिए टाइम लगा देती है। अब एक बिल को मैक्सिमम कितने समय के लिए टाला जा सकता है? तो 6 मंथ के लिए टाल सकते हैं। मान लीजिए कि राज्यसभा में बिल उठा था, इन्होंने पास करके लोकसभा को दे दिया। लोकसभा उसमें ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही, मतलब वहां पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है और 6 मंथ का टाइम कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा? एकदम से ही मतलब डेडलॉक हो गया, मतलब एक हाउस तो उसको हां कर रहा है, दूसरा हाउस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? बुलाएगा ज्वाइंट सेशन, ठीक है। तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है प्रिसाइडेड ओवर, मतलब उसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई लोकसभा का स्पीकर करता है, वो याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर? डेडलॉक की सिचुएशन में वो आता है। ये पेपर में बहुत बार आएगा तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? किसे बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का? अच्छा, ये बिस्मार्क है कौन? तो बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकर्ता थे, एकीकरण जिन्होंने किया था,
ठीक है, जर्मनी को यूनाइट जो किया था जिन्होंने, तो वो कौन थे? बिस्मार्क थे। तो भारत को यूनाइट करने वाले कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद भारत को एक यूनिफाई करने वाले कौन थे? यूनिफायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, और इनको लौह पुरुष, ठीक है ना, लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनाई है, यूनिटी से याद रखना, तो बिस्मार्क इसीलिए इनको कहा जाता है, आयरन मैन भी इनको कहा जाता है। अच्छा, सरदार को सरदार की उपाधि 1928 में मिली थी, क्या था? तो बारदोली सत्याग्रह है, ये याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह में गांव की जो औरतें थी उन्होंने उन्हें क्या दिया था? सरदार की उपाधि दी थी, ये नाम रखा था, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? कौन सी सूर्योदय उद्योग के नाम से जानी जाती है? ठीक, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जो क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये बूम पे है, हमें आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है फायदा, और उसका इकोनॉमिकली भी और ऐसे टेक्निकल डेवलपमेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा देखी जाती है। अब तो एआई का टाइम है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है ये? ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई एक बुक है ये, क्लियर है, विशाख दत्त से याद रखना है आपने। अच्छा, कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य, ठीक है, और विष्णु गुप्त, ठीक है, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? तो अर्थशास्त्र ये बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है। कलहन ने कौन सी किताब लिखी थी? तो कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक, कलहन की थी राजतरंगिणी। बाण भट्ट वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये भी, बाण भट्ट की किताब कौन कौन सी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित। देखिए हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हुआ करते थे बाण भट्ट, और इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, कादंबरी ये लिखी है। कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? देखो कालिदास का सबसे इजी है, कोई भी बुक जिसके एंड में हमें म मिलता है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कि मेघदूतम, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र नहीं, वो अलग है, माफ कीजिएगा, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ठीक है, और आपकी कुमार संभवम, मतलब म जो आता है। एक बुक आती है मृच्छकटिकम, लेकिन मृच्छकटिकम ये अलग राइटर ने लिखी है, उसके अलावा मेघदूतम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ठीक है, रघुवंशम हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, रघुवंशम, ठीक। तो ये सारी किताबें जो इंपॉर्टेंट जिसके एंड में म लगता है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, तो वो किसकी किताबें हैं? सारी की सारी कालिदास की बुक्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिख गुरु रोट जफरनामा इन पर्शियन? किस सिख गुरु ने जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था? अंगद देव, रामदेव, गुरु गोविंद सिंह और हरि राय ने। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, ये सफरनामा लिखा हुआ है, ये 10वें सिख गुरु थे 10th नंबर के। इनका जन्म कहां हुआ? तो पटना में हुआ था। ये दो क्वेश्चन आते हैं किन किन के जन्म से, एक तो गुरु गोविंद सिंह जी और पहले गुरु नानक देव जी। उनका कहां हुआ था? तलवंडी लाहौर में। इनका कहां हुआ? पटना बिहार में। जन्म की बात हो रही है, ठीक। तो और क्या किया इन्होंने? 1699 में 13 अप्रैल को खालसा
पंथ की स्थापना की, इसको सिख धर्म को कम से कम एक लड़ाकू ऑर्गेनाइजेशन की तरह या लड़ाकू जाति की तरह इन्होंने बनाया था, और 5 ककार दिए थे, 5 ककार। अमृत पिल पिया था, ऐसा बोलते हैं कि अमृत जो था इन्होंने करवाया था, और ककार रखे थे कंघा, कड़ा, किरपान, कच्छा और कंघा, केश और केश, केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कच्छा, ये 5 चीजें जो थी इन्होंने 5 ककार जो थे वो दिए हुए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो फादर थे, ठीक है, तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। कहां पे भाई? तो शीशगंज में, शीशगंज गुरुद्वारा जो बनाया गया है चांदनी चौक दिल्ली में, जहां पे उनका गला काट के गिरा था, मतलब उसको शीशगंज गुरुद्वारा जो है वहां पर रखा गया था। ठीक है, गुरु अंगद देव की बात करें हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरे सिख गुरु रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा था? तो गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी जो लिपि है सिखों की, वो इन्होंने बनाई हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो याद रखना आपने। ठीक है, और साथ ही में अंगद देव जो थे इन्होंने रामदास भी एक इंपॉर्टेंट आते हैं, अकबर के समकालीन, अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन जो थी अमृतसर की वो दी थी, तो मतलब अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। साथ ही में गुरु रामदास ने जो ये गुरु का जो पोस्ट थी, ये पद था, ये पैतृक कर दिया था, पैतृक कर दिया था, मतलब कि अब गुरु जो है उसी की फैमिली के मेंबर, आगे को जो बच्चे होंगे वो गुरु की पदवी में बैठेंगे। पहले ये वंशानुगत नहीं था, फिर इन्होंने पैतृक जो है कर दिया था, तो वो याद रखना आपने। ठीक है, चलिए जी, गुरु हरि राय का इतना कुछ है नहीं है, वो भी औरंगजेब के टाइम में ही थे ये भी, ठीक है ना, ये उनका टाइम पीरियड भी सिमिलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्म द 4th वर्ल्ड ग्रुप? कौन सी दुनिया समूह जो है वो 4था ग्रुप बनाती है? देखो ये अब हमारे पास कौन कौन से आते हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th। चलो 4th नीचे बात करेंगे हम। फर्स्ट कौन कौन थे? कोल्ड वॉर और आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड में वो कंट्रीज थी जो कैपिटलिस्ट सोच के थे, पूंजीवादी, बहुत सा पैसा, बहुत सा वो कुछ इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और नेटो वाले, मतलब नेटो के साथ जो बनी हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध वगैरह में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था विद कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल सोच के साथ, ठीक है, जो नेटो के साथ थे। तो 49 में नेटो बना हुआ है, तो वो कौन सी बन गई? फर्स्ट कंट्री बन गई। सेकंड कंट्री वो थी जो कम्युनिस्ट सोच के थे, कम्युनिस्ट सोच के थे, और जिन्होंने सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर के साथ जो है अपने रिलेशन बनाए थे, वो 2 के अंदर आते थे, ठीक है, क्लियर। ये कैपिटलिस्ट वाले सोच के थे, ये कम्युनिस्ट सोच के थे। तीसरे नंबर पे वो थे जिन्होंने ना ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, ना ही वो इसमें है, इसमें आते हैं डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड में आता है। उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था वर्ल्ड वॉर के अंदर, राइट। तो ये थर्ड। फोर्थ वर्ल्ड जो है, अब देखो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा मैं, एक और इंटरप्रिटेशन जो है इसकी निकलती है। फोर्थ वाले हैं पॉवर्टी वाले। फोर्थ कंट्रीज वो हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं इकोनॉमिकली, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, डेमोक्रेसी वहां पे प्रॉपर नहीं है, उनको फोर्थ वर्ल्ड में रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आए अगर आपको, तो ये कंट्रीज अलग हैं, ठीक है। फोर्थ वर्ल्ड यहां पे आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो ध्यान देनी है, तेल को प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज जिसको बोलेंगे हम, ठीक है ना, तो वो वाला। तो पर ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसको कहा जाता है। फोर्थ वर्ल्ड जो है वो है पुअर कंट्रीज, जहां पे बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जहां पे तेल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस ग्रीक हिस्टोरियन मैगस्थनीज वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर।
ठीक है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किससे संबंधित था, पढ़ा है आप सभी ने ही, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था एज ए 25 साल की एज में, बहुत छोटी एज में जो है ये राजा बन गया था। ठीक है भाई, राजा बन गया। चाणक्य जो थे इनके गुरु थे, राइट। धनानंद को इन्होंने हराया था, नंद वंश के राजा को, और मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। सबसे पहला इन्होंने जो अपना अभियान चलाया, अटैक किया, वो किया पंजाब में। कब? सेम 322 ईसा पूर्व में ही, राइट। फिर हुआ क्या था, 305 में एक युद्ध होता है। अब जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर आया हुआ था 326 में भारत में, तो उसका एक सेनापति आता है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अब उसकी लड़ाई होती है 305 बीसी में, ईसा पूर्व में, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त जीत जाता है। अच्छा, बदले में सेल्यूकस निकेटर और इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसके अकॉर्डिंग कॉर्नेलिया जो थी, कौन? सेल्यूकस निकेटर की बेटी जिसका नाम था कॉर्नेलिया, उसकी शादी वो किससे करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। नाम पड़ जाता है फिर हेलेना। ठीक है, भारत में इसका नाम पड़ जाता है हेलेना। ठीक, तो उसके बाद मेगास्थनीज को वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एज ए राजदूत रखता है। 6 साल तक वो पाटलिपुत्र में रहता है, राइट। और फिर वहां की जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करता है, प्रशासन से लेकर कल्चर से लेकर, वो अपनी एक किताब इंडिका पुस्तक में लिखता है। ठीक है ना। तो मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो ये आपने याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस भी बोला जाता है। ठीक है ना, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस यूनानियों ने कहा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज चौथ? चौथ क्या है? देखो हमने बहुत बार बात की है कि ये शिवाजी के द्वारा लगाया जाने वाला लैंड टैक्स है, जो कि पड़ोसी देशों को, स्पेशली किसको? मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है ये लगाया जाता था, 1/4 जो है। अच्छा, एक और था तो सरदेश मुखी ये भी है, जो कि 1/11 जो था, एक तरह से टैक्स लगता था ये। तो चौथ जो है वो शुरू की थी शिवाजी ने। शिवाजी के ही टाइम पीरियड में कौन मिलते थे हमारे को? अष्ट प्रधान। ठीक है, जिसमें आपके पास कौन कौन आते थे? अमात्य आते थे, है ना। अमात्य जो था वो भी किसके टाइम पीरियड में था? इन्हीं के टाइम पीरियड में था अमात्य। पेशवा, सचिव, सुमंत, है ना। तो ये पोस्ट हुआ करती थी जिसमें पेशवा सबसे ऊंची थी। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। अमात्य मतलब सेनापति। तो इस तरह से कुछ उनकी पोस्टें थी। ये क्वेश्चन यहां से भी बनता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। देखो लॉर्ड डलहौजी जो थे 1848 से लेकर 1856 तक क्या रहे थे? गवर्नर जनरल भारत के। फिर 1856 से लेकर 1858 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो कैनिंग रहे थे। फिर क्या हुआ? 58 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया जिसने कहा कि भारत अब कंपनी के अंडर नहीं है, वो क्राउन के अंडर है। ठीक है, क्राउन के अंडर है, मतलब अब जो राजा रानी है ब्रिटेन के, वो भारत के भी राजा रानी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फिर उनको भारत का पहला वाइस रॉय जो है वो बनाया गया था। तो ये भी याद रखना आपने। पर इसी दौरान जो था, कैनिंग जो थे क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये याद रखना आपने, ठीक। अच्छा, इसी दौरान 1856 में हमारा एक बिल पास हुआ था, दैट इज विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके ऊपर काम किया था, मतलब वो बिल जो तैयार किया था, और उसको पास ड्राफ्ट किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। पास किसने किया था? तो कैनिंग ने किया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ
आनंद मठ, आनंद मठ जो है पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो हमने पहले बात किया, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखी गई है ये, ठीक है। रविंद्रनाथ ने क्या लिखी थी? तो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी। आनंद मठ किसकी बुक है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें वंदे मातरम गाना जो है वो मिलता है हमें, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? देखिए हिंदी को भी भारतीय संघ का एक राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। आर्टिकल आपको दिख ही रहे होंगे, 343 से लेकर 351 तक जो है आपका क्या चलता है, भाषा के संबंध में चलता है ये, ठीक है। ये है पार्ट है 17 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आती है। 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं ऑलरेडी, ठीक। तो देखिए 343 से लेकर 345 तक, सॉरी 44 तक, तो ये बोला गया कि 343 में बोला गया, इसके पार्ट 1 में बोला गया है, 343 की सब क्लॉज 1 में बोला गया कि हिंदी को हम आधिकारिक भाषा के तौर पे रखते हैं, ठीक है। 44 में बोला गया कि हम इसके क्या करेंगे, भाषा से संबंधित एक आयोग बनाएंगे जो 10 साल के बाद आएगा, ठीक है भाई, 10 साल के बाद आएगा, या फिर सॉरी 5 सालों के बाद आएगा। 1955 में आना था, 60 में आना था, 65 में आना था, इस तरह से, ठीक है। फिर 345 से लेकर 347 तक ये आती है स्टेट की भाषा क्या रहेगी, राज्यों पे छोड़ दिया गया है स्टेट के लिए क्या रखा जाएगा, ठीक है। 348 और 349 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विधानसभा में क्या भाषा रहेगी वो इनमें आती है। और 50 और 50 का ए आता है, 50 का फिर बी भी आएगा और फिर 51 आता है। तो उसमें बोला जाता है कि भाई डायरेक्टिव्स क्या रहेंगे, क्या डायरेक्टिव्स जो है सरकार जो है वो देती है, जैसे कि जितने भी ग्रीवियंसेस हैं तो वो हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। जो अल्पसंख्यक हैं लैंग्वेज के आधार पे उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा और हिंदी को प्रमोट करते रहेंगे हम। 51 आर्टिकल 351 कि हम हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज जो है प्रमोट करते रहेंगे, ये 51 में आता है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, भाषा का किस में आता है, आर्टिकल 343 के अंदर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, हु रोट तुगलकनामा? तुगलकनामा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो ये लिखी है भाई अमीर खुसरो ने, ठीक है ना। अमीर खुसरो जिसको हम क्या बोलते थे, तोताए हिंद, ठीक है। तोताए हिंद भी अमीर खुसरो को जो है वो कहा जाता है, ये याद रखना भाई। इसका टाइम पीरियड ही बहुत बड़ा है, कब? तो ये बलबन जो कि आपके दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो क्या कहते हैं उसको, दास वंश था, ठीक है, ममलूक वंश था, इलबरी वंश था, ठीक है। तो वहां से लेकर ये गयासुद्दीन तुगलक तक कम से कम 7-8 राजा आ चुके हैं। इसके बाद बलबन के बाद देखो फिर खिलजी वंश आता है, ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, ठीक। तो 1300 आई थिंक 20 के आसपास फिर इसकी डेथ भी हो चुकी है। तो 1320 तक जो था इतने टाइम तक रहा है ये। और बलबन कब होता था? तो ये तो 1220 से समझ लीजिए, या फिर उसके बाद से जो थे, सॉरी 20 नहीं, 1240 के आसपास, 45, 41 इसके आसपास, 40s में जो था बलबन जो है राजा बनता है और 1320 तक जो है फिर वो रहता है। तो इन अमीर खुसरो, तोताए हिंद जो है इनको कहा जाता था, है ना। तो इनका, हाँ, इनका बर्थ वैसे 1253 में हुआ है, 1253 में हुआ है यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर। तो ध्यान रखना है, अमीर खुसरो का जन्म वैसे 1253 में यूपी में हुआ है। तोताए हिंद बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक अंतिम राजा जो था इसके टाइम पीरियड में, ठीक है। और इन्होंने सितार और तबले को फेमस किया था। हाँ, तो इनको दिल्ली सल्तनत का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन कहा जाता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन जो है इनको कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, यहां पे एक नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है इन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो
वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पृथ्वीराज चौहान के जो ये समकालीन थे, राइटर थे, ये पृथ्वीराज रासो जो है इन्होंने लिखी है। अच्छा, एक नाम और दिख रहा है हमारे को, दैट इज फिरदौसी। फिरदौसी जो थे गजनवी के टाइम पीरियड में थे, इनको पूरब का होमर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरब का होमर, होमर, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं थे गजनवी के, उत्तबी जो था वो था ऑफिशियल राइटर गजनवी का, लेकिन उन्हीं के साथ जो है फिरदौसी भी आए हुए थे, है ना। तो ये पूरब का होमर इनको कहा जाता था, वो याद रखना है। अच्छा, फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है भाई, तो शाहनामा, है ना, शाहनामा। और फिरदौसी की राइटिंग को भारत में अरबी राइटिंग का इंट्रोडक्शन भी बोला जाता है, कि इन्होंने जो बुक लिखी थी वो भारत के कल्चर में अरबी इंट्रोडक्शन हुआ था लैंग्वेज का। क्लियर? तो ये भी थोड़ा सा आपने छोटी मोटी चीजें याद रखनी है। तो चंद बरदाई जो थी, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, तोताए हिंद, और फिरदौसी को हम पूर्व का होमर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बनाया, ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जो कि सावित्र सूर्यदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो किस दिन जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 जनवरी 11 अप्रैल को, ठीक है भाई, क्या बनाया जाता है, 11th ऑफ अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन। ठीक है, 7th ऑफ अप्रैल को कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता है। 18 सितंबर को बिल्कुल वर्ल्ड बैम्बू डे, है ना, जो बैम्बू वैसे तो पौधा ही होता है, ट्री बोलते हैं हम इसको, बैम्बू ट्री, ठीक है ना। तो ये जो है इसका डे मनाया जाता है। और 22 ऑफ दिसंबर को हम बनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, जो मैथमेटिक्स, भारत के जो एक रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, है ना, स्कॉलर थे वो, उनके बर्थ उसमें जो है ये मनाया जाता है 22 दिसंबर में, नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन के उसमें बर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21st ईयर टू 18 ईयर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 21 साल से घटा के 18 कर दी गई थी। आज हम थोड़े से अमेंडमेंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि देखो ये आया तो 88 में था, ठीक है, बनाया इसको 88 में था, पास भी कर दिया गया था, पर इसको फिर मार्च में 1989 में इसको फिर लागू किया गया था। तो आपको बुक में कई जगह 88 भी बोला होगा, 89 भी दिया होगा, तो उसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में इसको फिर लगा दिया था भारत के लोगों के उसमें या संविधान के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला संविधान संशोधन कब हुआ है। फर्स्ट हुआ है 1951 के अंदर। उसमें क्या जोड़ा गया था भी, क्या हुआ था, 9th शेड्यूल क्या था वो, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, वो जोड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट आता है, तो इसमें बात कर लेते हैं। मेजर मैं बताऊंगा आपको। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 15वां जो था वो आया था 1963 में। ठीक है, 1963 में 15th वाला आया था, जिसमें क्या हुआ था भाई, तो हाई कोर्ट के जजेस की जो एज थी वो 60 से बढ़ा के रिटायरमेंट एज, कौन सी एज, रिटायरमेंट एज, वो बढ़ा के 62 कर दी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एज कितनी है भाई, तो वो है आपकी 65 है, रिटायरिंग एज कितनी है 65, पर हाई कोर्ट की जो थी वो 62 कर दी थी 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में। ठीक है भाई, तो ये आपको याद होगा। इसके बाद आया था आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। ठीक है, जिसमें गाइस सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ठीक है, 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। तो कई बार ये वाले क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखना है ये। ठीक है, पहला याद हो गया, 15 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 42 आता है, फिर
चलिए देखते हैं अब हम 42 संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आया, फंडामेंटल ड्यूटी आई, है ना, मतलब आपका आर्टिकल 51A आया, ठीक है, उसको जोड़ा गया। साथ ही में फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद और क्या जोड़ा गया इसके अंदर, तो जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें पहली बार अमेंडमेंट किया गया, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी या फिर फ्रेटर्निटी भी बोलते हैं इसको, इंटीग्रिटी को ही। इंटीग्रिटी का मतलब है एकता और फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, मतलब सब एक जैसे हैं। तो इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में पहली बार अमेंडमेंट हुई थी 42 के अंदर ही। कुछ स्टेट लिस्ट से चीजों को हटा के कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में डाला गया था, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, आपका वेट एंड मेजर्स है, और डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी कुछ रिलेशन जो होंगे वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उसके अंदर, वो वाला भी इसी में जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये आया है 1976 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ, तो राइट टू प्रॉपर्टी ये 31 आर्टिकल डिलीट, ठीक है, फंडामेंटल राइट से इसको बदल के कहां डाल दिया, 300A में। अब ये कौन सा है भाई, तो लीगल राइट है, कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो वो शिफ्ट किया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन पक्का आता है, ये वाला ऊपर से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, कुछ नया नहीं है, ठीक है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो भाई, इसके बाद कौन सा वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, एक पार्टी से दूसरे पार्टी वाला, मैंने आपको पहले भी बताया ये। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के अंदर आया है, ठीक है। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आया है, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को, ठीक है, नेपाली भाषा को क्या किया गया, 8th शेड्यूल में डाला गया। वेरी इंपॉर्टेंट 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा, कोंकणी जो है गोवा में बोली जाती है, कोंकण कोस्ट आपने पढ़ा होगा, राइट। तो इस तरह से इसके बाद सेम ईयर 73, 74 ये हम पढ़ चुके हैं 1992 में। 73 में पंचायती राज सिस्टम आया, 74 में नगर पालिकाएं आई, है ना, सेम उसमें वो जोड़ा गया था इसके अंदर। क्लियर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन से हैं भाई, तो 86 वेरी इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया है। ये एचएस के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम्स में देखो, जो अभी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और ये तो बहुत जरूरी है भाई, तो ध्यान रखना है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में जो लागू किया गया था, क्या था इसके अंदर, तो देखिए जी, इसमें ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। क्या चीज था इसमें, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो है अमेंडमेंट हुए थे 2002 में। 2001 में आपके एजुकेशन एक्ट आए थे, आपको पता ही है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चला था वगैरह वगैरह उस समय भी। तो एजुकेशन से रिलेटेड राइट टू एजुकेशन, ये कौन सा है आपका 21 का सब क्लॉज ए आर्टिकल, ठीक है। फिर डीपीएसपी भी बनाया गया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 45 की राज्य स्टेट कर्तव्य है, कर्तव्य तो नहीं बोलेंगे हम, स्टेट का ये काम है कि वो फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें, कितने 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, प्राइमरी, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। एक 51A का सब क्लॉज के आता है, जिसमें क्या बोला गया, पेरेंट्स का ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ये तीनों चीजें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई हैं, ध्यान रखना है। एक तो राइट जोड़ा, एक डीपीएसपी और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है जोड़ा गया था। तो 86 तो है, बहुत बार आने वाला अमेंडमेंट है। 86 के बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें बोला, देखिए अब चाहे लोकसभा है, और एग्जांपल लेता हूं मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, ठीक है।
अब देखो, लोकसभा में मंत्री बैठते हैं, विधानसभा में मंत्री बैठते हैं, और मंत्री क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है, मंत्री गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो मंत्री कितने होंगे? अब लोकसभा में तो 550 लोग हैं, ठीक है ना, सभी मंत्री बन जाएंगे? नहीं। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया 2003 में कि लोकसभा का प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को मिला के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंत्री कितने होंगे? कुल लोकसभा की संख्या का 15% हो सकते हैं मैक्सिमम, और राज्यों में भी यही छोड़ा 15%, विधानसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी 15%। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो उसमें सिर्फ 12 लोग, परसेंट नहीं होंगे, सिर्फ लोग, 12 लोग ही क्या हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो जैसे भारत में देख लीजिए, सॉरी हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, 10 से ऊपर तो कभी मैंने देखे भी नहीं कि 10 से ऊपर भी मंत्री बने होंगे कभी, ठीक है ना। 68 सीट्स हैं, पर बेसिक 12 ही बन सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएस में भी यहां पे बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 92 संविधान संशोधन आता है, 92 सेम ईयर 2003। इसमें आपकी वो भाषाएं बोडो, डोगरी, फिर मैथिली और संथाली, ठीक है, ये सब भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। इनको मिला के टोटल कितने बन गए? 22 बन गई, 22 भाषाएं जो हैं वो बन जाती हैं, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में आया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूटेड लैंड था, है ना, जैसे कि एनक्लेव था, मान लो ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, तो यहां पे कुछ चीजें जो थी वो इंडिया की थी, यहां जो कुछ चीज थी वो बांग्लादेश की थी। तो इसी एनक्लेव एरिया को क्या किया, सॉर्ट आउट किया, बोला कि आप ये भारत वाला भारत रख ले इस वाले को, और इस वाले को बांग्लादेश रख लेगी। तो डिस्प्यूटेड लैंड जो भारत और बांग्लादेश के बीच में था उसको सॉल्व किया 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो कुछ जगहें हमने उनको दे दी, कुछ जगह हमने उनसे ले ली, तो वो किया गया था 2015 का। 100th है ये, 100वां है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। फिर 101 संविधान संशोधन 2016 में आया है, रिलेटेड टू जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अच्छा, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है भाई, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को, अगले साल किया गया था इसको। तो 101 संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो 103 आता है कई बार पेपर में, ठीक है। 103 2019 में आया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस जो थी 10% रिजर्वेशन जो है उसके लिए बात हुई थी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। 104 वाला जो है इसको आप स्किप कर सकते हो, ये SC एक्ट था, ये SC और ST एक्ट जो था उसके लिए था। एंग्लो इंडियन जो समुदाय के लोग थे उनकी भी पोस्टें जो हैं खत्म कर दी गई थी, इसको आप स्किप कर सकते हो। 105 जो था वो था आपका कि जो ओबीसी से रिलेटेड जो कानून बनाने थे वो राज्य सरकार स्टेट लिस्ट के द्वारा बना सकती है, ये वाली बात आई थी इसमें। मेन 106 जो 2023 में आया है और अब तक का लास्ट है, 1006 अभी भी चल रहा है, इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा विधानसभा में, लोकसभा में, है ना, उनका रिजर्वेशन की बात हो रही है, विमेन्स की कितने पार्टिसिपेंट बनेंगे लोकसभा के अंदर या फिर राज्य विधानसभा के अंदर, ध्यान रखना है, ये चला हुआ है आजकल, ठीक। 2023 में हुआ था वैसे, पर अभी भी इसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो ध्यान रखना आपने। ये बहुत से हो गए, तो इसमें हम बात करें 61। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई राष्ट्रपति की शपथ आती है 60 के दौरान, जो कि देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है ना, तो ये देते हैं। आई थिंक कौन है आजकल, BR गवई, एक बार देख लेना, BR गवई, आई थिंक 52nd कॉन्स्टिट्यूशन 50 वो हैं गवई, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए जी, 60 आर्टिकल है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द रिटर्न ऑफ इंडियन फ्रॉम वॉर टॉर्न यूक्रेन। यूक्रेन युद्ध में जो ग्रस्त एरिया था वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा था। काव नहीं, विजय, ठीक है ना, अलग अलग वो हैं। ऑपरेशन गंगा, ध्यान रखना आपने, ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था भाई? 2022 की बात है ये। 2022 में जो यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाना था, ठीक है, तो वो चीज जो था ये हुआ, राइट। चलिए भाई, इसके अलावा जैसे कि अभी आपने देखा बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं, तो हम ऑपरेशंस की बात करते हैं आज। तो ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है, ये क्या था? ब्लैक टॉर्नेडो किससे संबंधित है? तो भाई ये मुंबई अटैक से रिलेटेड है, जिसको हम 26/11 भी बोलते हैं, राइट। आप सभी ने पढ़ा होगा, 26/11 इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लैक टॉर्नेडो। तो ये जो था, अच्छा कब हुआ था ये? आई थिंक 2008 या 9 के 8 में हुआ था, चेक कर लेना एक बार आप लोग भी। ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन जो है कब किया गया था? 2008 में 26/11 मुंबई अटैक के दौरान जो हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट कब हुआ था? ऑल आउट ये हुआ है 2017 में कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनको हटाने के लिए ऑल आउट जो थी, मान लीजिए कि वो क्या थे, मच्छर थे, उनको हटाना किसने था? ऑल आउट ने। तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ये तो अभी चल रहा था 2025 में, आपको पता ही है, ये भी कश्मीर में ही चला, पाकिस्तान के साथ वॉर के उसमें, ठीक है। सिंदूर आपने याद रखना है, ठीक। अच्छा, रिसेंटली अभी एक और ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। वो ईरान से, जो अब ईरान और ऑलमोस्ट फाइट का टाइम चला हुआ है, यूएसए और ईरान और काफी कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं। तो ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए 2025, कौन सा महीना? जून का महीना। देखिए जून का महीना चल रहा है आजकल, तो बस वहीं पे ही जो है ये चलाया गया था सिंधु ऑपरेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, एक आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी बड़ा पूछा जाता है पेपर में। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या था भाई? कोविड-19 के द्वारा जो भारतीय लोग विदेशों में फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। कोविड-19 में जो लोग अलग अलग देशों में फंस गए थे उनको वापस भारत में लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये याद रखना है आपने, ठीक है भाई। अच्छा, ऑपरेशन दोस्ती क्या था? ऑपरेशन दोस्त या फिर दोस्ती। तो देखो आपको याद होगा कि टर्की में एक भूकंप आया था, है ना, इंडिया ने अपनी आर्मी को भेजा हुआ था, ठीक। कब की भूकंप की बात है ये? तो 2023 की बात है, 2023 में यहां पे जो है भूकंप आया था। तो दोस्त या फिर दोस्ती करके जो था ये हमने भेजा था ये, ठीक है। इंडियन आर्मी गई थी वहां पे हेल्प करने के लिए टर्की में अर्थक्वेक के उसमें, ठीक। तो वो भी आपने याद रखना है, क्लियर। और पैलेस्टीन में युद्ध चला है, ऑपरेशन अजय 2023 में, इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है, युद्ध में जो है वहां से भी भारतीयों को इवैक्यूएट करना था। इजराइल पैलेस्टाइन का जो युद्ध था, ऑपरेशन अजय के द्वारा वहां से भारतीयों को वापस लाना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैंने आपको करवा दिए हैं, आई होप आप याद कर लें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं ऑपरेशंस। और ये मत सोचना कि करंट अफेयर के ही आते हैं, पुराने भी ऑपरेशन कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी करंट में तो 2025 में सिंदूर और आपका सिंधु, ऑपरेशन सिंधु चल रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड, ठीक है। बीबी का मकबरा जो है वो कहां है, राइट। तो बीबी का मकबरा ये आता है आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, कहां पे? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था इसको। दूसरा दक्कन का, इसको क्या कहा जाता है मकबरा जो है ये, इसको दक्कन का ताजमहल, दक्कन का ताजमहल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी वाइफ बीबी ज़ैला जो है उनके लिए बनाया था ये, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, इसके लेखक कौन है? ये जो गाना है, ये सॉन्ग है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, टैगोर ने तो राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन। ठीक है, और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एम्परर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस 1947 के दौरान, देखो मैंने पहले भी बोला आपको, क्लीमेंट एटली। ठीक, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे और ये क्वेश्चन आता ही आता है। माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन यहां पे भी आ गया। तो ये थे जॉर्ज सिक्स। ठीक है, जॉर्ज द सिक्स, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज छठ, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो जॉर्ज सिक्स जो थे उस समय इंग्लैंड के जो थे राजा थे। क्लियर? तो ये देखना याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देखो बात कर चुके हैं हम, 15 होते हैं टोटल। पांच जो हैं उनके पास क्या है भाई? वीटो पावर है, स्थायी हैं, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। इन 10 का 2 साल होता है कार्यकाल, 2 साल काम करते हैं फिर चेंज हो जाते हैं। भारत भी है, रह चुका है, अभी नहीं है। ठीक है, ये कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है ना। ये 5 हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। अच्छा, वीटो पावर्स ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 27 आर्टिकल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। क्या कहते हैं इसको? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बाट विच। अच्छा, बुद्धों की रामायण। देखो क्वेश्चन गलत है यहां पे थोड़ा सा। ठीक, इसको करेक्ट कर लेंगे अब हम। अब इसका नाम है बुद्ध चरित। ये मिटा दीजिए प्लीज, बट नहीं है। बुद्ध चरित, जिसको बौद्धों की रामायण कहा जाता है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई वो लिखी है अश्वघोष के द्वारा। ठीक है ना, अश्वघोष के द्वारा, याद रखना, अश्वघोष के द्वारा। अच्छा, और कौन सी लिखी है इन्होंने? सूत्रालंकार। ठीक है, सूत्रालंकार जो है वो इन्होंने लिखी है। सौंदर्यानंद ये बुक भी अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई है। नागार्जुन का नाम आपको यहां पे देखने को मिलेगा। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आर्यभट्ट को नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नागार्जुन को बोलते हैं। अच्छा, इनकी है जो मैं लिख रहा था, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, माध्यमिका सूत्र ये भी किसकी है? नागार्जुन की है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिका सूत्र। ठीक है, अष्टसाहिस्त्रिक सूत्र, ये जो है इनकी बुक है। अब अकॉर्डिंग, ये मैथमेटिशियन साइंटिस्ट उनके उसमें थी ये, तो ध्यान रखना ये अष्टसाहिस्त्रिक। ठीक है, अष्टसाहिस्त्रिक सूत्र। ठीक है, फॉर्मूलेज, ये 3 जो है इन्होंने बनाए हुए थे। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट एंड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है, डेप्यूटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोल सकते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बोला 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, तो वीवी गिरी जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आए थे, लेकिन इनको भी जाना पड़ा था। तो मिर्जा हिदायतुल्ला, ठीक है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इनको भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था। कुछ समय के लिए बने थे। ठीक है, तो ये बने थे। ये एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनको राष्ट्रपति बनने का टाइम मिला है, उसके बाद ऐसा नहीं रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा?
निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है? चलो भी, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक आता है 107 में, धन विधेयक 110 में, और वित्त विधेयक 117 का ए है और सी है। ठीक है, इस तरह ए बी सी इस तरह से आते हैं, ए और सी में, सॉरी ए बी नहीं, 117 का 1 और 3 ये संबंधित है वित्त से। अब देखिए, जो पहला वाला है वो रेगुलरली इसकी तरह काम करता है, जो तीसरा वाला है वो इसकी तरह काम करता है। हालांकि हम डीप अगर घुसे तो हम बोल सकते हैं कि वित्त विधेयक ऐसा है जो सिर्फ लोकसभा में ही निकलता है, पर कौन सा वाला? 3 में जो कंडीशंस बताई जाती हैं, जो 1 में बोलती हैं वो एज एन ऑर्डिनरी की तरह काम करता है, तो वो तो कहीं पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज मनी बिल जो है 110 आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही उठाया जाएगा। अगर एक बार लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल मनी बिल में जाएगा तो वो मनी बिल में ही माना जाएगा, उस पर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। राइट, ये हमने पहले बात की थी। अब यहां पे एक चीज, मनी बिल क्या है भाई? तो मनी बिल में किसी भी टाइप के टैक्स को बढ़ाना, नया टैक्स बनाना, घटाना, वो मनी बिल के अंदर आएगा। ठीक है, आपकी कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, जो संचित निधि, आकस्मिक निधि है सरकार की, वहां से पैसे निकालना है तो वो भी कहां से करोगे आप? वो भी मनी बिल के थ्रू ही कराया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, मनी बिल में ही वो आएगा, इंट्रोड्यूस किया जाता है। बाकी इससे अलावा जो पैसे से रिलेटेड कोई भी चीजें होगी वो फाइनेंस बिल के अंदर आएगा। राइट, चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज डिवॉइड ऑफ क्लाउड? मतलब जहां पे बादल देखने को नहीं मिलेंगे आपको। क्षोभ मंडल, आइसोथर्म, मिड लाइन, सॉरी ये जो ट्रांसलेशन की वजह से हो गया है। अगर हम बात करें तो हम करेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो इसमें मेन अगर बोले क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित हरकतें, ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधित हरकतें होती हैं, बारिश का होना, तूफान का आना, क्या बोलते हैं, बर्फ का गिरना। ठीक है, क्योंकि वहां पे बादल मिलते हैं। समताप मंडल में हालांकि बादल हैं जो कि लोअर समताप में है। अगर मान लीजिए ये समताप का पोर्शन है तो इसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज, जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहां से एंटर शुरू होती है एक तरह से, तो यहां पे आपको बादल मिलते हैं जिसको हम मदर ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। मदर ऑफ पर्ल्स कहा जाता है यहां पे जो हमें क्लाउड मिलते हैं। पर लेकिन ये क्लाउड बारिश करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, ये बारिश नहीं करते, इसलिए जहाज भी इसी में उड़ते हैं। इसीलिए समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर आपका इसका सही आंसर होगा, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल को आइसोथर्म यहां पे कर दिया या फिर, ठीक है, तो समताप मंडल याद रखना, वहां पे बादल नहीं मिलेंगे आपको। समताप मंडल से ऊपर जितने भी मंडल है कहीं पे बादल नहीं मिलेंगे आपको, बादल सिर्फ मिलते हैं क्षोभ मंडल में। बस इतना याद रखना है आपने। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।